Good morning, students. This is our lecture 11th of unit 2nd, in which we are studying about non-conventional mechanical machining process. तो हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में पढ़ा था। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो मटेरियल कट करती है, टूल फोर्स के बारे में, हॉर्न के बारे में, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस के बारे में और ग्रिड के डायमीटर के बारे में, ब्लजेस होते हैं ग्रिड के अंदर, उनके बारे में डिटेल में स्टडी की थी। इस लेक्चर में जो आगे का पोर्शन है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं, उनकी रेंज क्या क्या होती है और क्या इफेक्ट होता है प्रोसेस पैरामीटर का। तो मेन प्रोसेस पैरामीटर्स जो हैं, जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में यूज़ होते हैं, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जिसकी रेंज 15 से 50 माइक्रोमीटर होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 19 to 25 किलोहर्ट्ज़ होती है। फीड फोर्स एफ रिलेटेड टू टूल डायमेंशन, टूल की डायमेंशंस होंगे उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते हैं। फीड प्रेशर, वो प्रेशर जो होता है वो होता है जो स्लरी है उसकी, और फोर्स जो होता है जो टूल पे फोर्स लगाया जा रहा है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है कि सेम फोर्स और प्रेशर हो। एब्रेसिव पार्टिकल्स के साइज 15 माइक्रोमीटर टू 150 माइक्रोमीटर। और उसके बाद एब्रेसिव मटेरियल्स जो हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन सिलिक कार्बाइड, डायमंड, ये सब एज एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। फ्लो स्ट्रेंथ ऑफ वर्क मटेरियल, फ्लो स्ट्रेंथ ऑफ टूल मटेरियल। फ्लो स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितना मटेरियल रिमूव होके जा रहा है कितने फोर्स पे, चाहे वो टूल की बात हो या वर्क की बात हो। कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द टूल, वो भी डिपेंड करता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर है। वॉल्यूम कंसनट्रेशन ऑफ एब्रेसिव इन वाटर स्लरी, वाटर में क्या कंसनट्रेशन है एब्रेसिव पार्टिकल्स का, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फोर्स की। अगर हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पे, फोर्स अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो MRR पहले बढ़ता जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा और फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे फोर्स दे रहे हैं, तो सेम प्रोसेस होगा, सेम वे में MRR इंक्रीज़ होगा। और ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो उसी रेशियो में फोर्स के हिसाब से पहले MRR इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा। अब अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड अगर हम बढ़ाते जाते हैं, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ता जाएगा। अब एम्पलीट्यूड के साथ साथ अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी अपनी इंक्रीज़ करते जाते हैं कंटिन्यूसली, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, वो MRR भी बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रिड साइज़ की। अगर ग्रिड साइज़ हम बढ़ाते जा रहे हैं, DG को अगर हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट भी बढ़ता जाएगा और आफ्टर सर्टेन टाइम वो फिर कम होना शुरू हो जाएगा। अब अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मटेरियल रिमूवल रेट, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ भी और एम्पलीट्यूड के साथ भी। अब उसके बाद अगर हम स्ट्रेसेस की बात करें कि जो फीड फोर्स, फीड प्रेशर है हमारा, उसको अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो MRR कम होता जाता है, ठीक है। और अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं, अलग अलग मेटल्स के साथ दे रखा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ बढ़ाते हैं तो थोड़ा कम मटेरियल रिमूवल रेट रहता है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाता है। बोरॉन कार्बाइड के साथ मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम ऑक्साइड, और कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। तो ये सब बात थी प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में, किसका क्या असर होगा, फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, फोर्स का, वाइब्रेशंस का, कंसंट्रेशन का और प्रेशर का, ठीक है, वो सारे हमने पढ़ लिए। तो अब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में कि मशीन का क्या प्रिंसिपल है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पे हम ब्रिटल मशीन मटेरियल को वर्क करते हैं। 2 एक्सेस की मूव करती हैं टेबल की। अप डाउन के लिए हम टूल को यूज़ करते हैं। X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में टेबल मूव कर जाएगी, Z डायरेक्शन के लिए हम टूल को मूव करवाएंगे अप एंड Y डायरेक्शन। स्लरी डिलीवरी एंड रिटर्न सिस्टम होता है, स्लरी को हम डिलीवर करते हैं
पंप के थ्रू प्रेशराइज करके और फिर रिटर्न वो हमारे पास वापस आ जाती है। फीड मैकेनिज्म टू प्रोवाइड ए डाउनवर्ड फीड, क्योंकि जैसे जैसे मशीन होता जाएगा टूल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा, तो उसके लिए फीड मैकेनिज्म भी होता है जिसके थ्रू हम टूल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फीड देते हैं। ट्रांसड्यूसर जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जनरेट करेगा, उस तरह के ट्रांसड्यूसर यूज़ किए जाते हैं। हॉर्न और कंसनट्रेटर विच मैकेनिकली एम्पलीफाई द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है। तो एक मशीन में ये सिंपल मैकेनिज्म दिखा रखा है इसका, जहाँ पे सबसे पहले हमारी फीड मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देने के लिए, उसके बाद ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक मैकेनिकल वाइब्रेशन में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हॉर्न होता है। हॉर्न जैसे जैसे कंसनट्रेटेड होता जाता है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, तो एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ जाता है टूल का। टूल को हॉर्न से कनेक्ट करते हैं और ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है विद एम्पलीट्यूड जिसकी रेंज हमने डिस्कस की थी 15 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर। उसके बाद एब्रेसिव स्लरी नोज़ल के थ्रू आ रही होती है, जो जिसके ऊपर एक प्रेशर होता है जिसे हम फीड प्रेशर बोलते हैं। उसको हम वर्क पीस के ऊपर डालते जाते हैं और वो आगे की तरफ चलता जाता है, ऊपर से फीड फोर्स लगता जाता है जिसकी वजह से मटेरियल रिमूव होता जाता है। नीचे वर्क पीस से कनेक्टेड टेबल होती है जिसके ऊपर वर्क पीस रखा हुआ है। टेबल को हम दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। जेड डायरेक्शन के लिए फीड मोशन हम टूल को देते हैं। और नीचे कलेक्टर होता है जो एब्रेसिव स्लरी आ रही है उसको कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट करके दोबारा से टैंक में आ जाता है, स्लरी टैंक में, और स्लरी टैंक से पंप के थ्रू प्रेशराइज करके हम दोबारा से ये सर्कल कनेक्ट करते रहते हैं। तो स्लरी डिलीवर हो रही है और यहाँ से स्लरी रिटर्न हो रही है। और उसके बाद वाइब्रेशन, हॉर्न, ये सारी चीज़ें हम जो अभी हमने डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो अब जो हम ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटोस्टैटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। मैग्नेटोस्टैटिक जो ट्रांसड्यूसर होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पीजियो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, पीजियो इलेक्ट्रिक का सिंपल होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है कुछ मटेरियल से, तो वो अपना शेप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि हम पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी मटेरियल को तो उसका एरिया बढ़ जाता है, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती हैं, या तो एरिया बढ़ जाता है या लेंथ बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन से अगर कंप्रेसिव इफेक्ट आ रहा है तो एक डायरेक्शन से टेंसाइल इफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को बार बार चेंज करते हैं तो उसमें कंप्रेसिव और टेंसाइल इफेक्ट बार बार आएंगे और वाइब्रेशंस जनरेट होंगी, तो ये पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक इफेक्ट में होता है जब भी मैग्नेट कुछ मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम प्रोसेस होता है एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन का। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मटेरियल को रखते हैं। तो इन सब से क्या होता है, जनरेट होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, मतलब वाइब्रेशंस। तो अब वाइब्रेशंस हमारी आ रही हैं, वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम सॉकर्स लगाते हैं, कूलेंट यूज़ करते हैं, हॉर्न के साथ ही बढ़ती जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही हैं, जैसे जैसे हमने हॉर्न को शेप नीचे कर दिया, जैसे जैसे हॉर्न की शेप कम होती जा रही है वैसे वैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं साइड से एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ता जा रहा है और हाई एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। तो हम ऐसा हॉर्न यूज़ करेंगे जिसके ऊपर डायमेंशन ज़्यादा हो, नीचे कम हो। तो वो तीन तरह के होते हैं, टेपर्ड, एक्सपोनेंशियल और स्टेपर्ड। अब स्टेपर्ड में सडन इंक्रीज़ होता है वाइब्रेशन का, यहाँ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेपर्ड में सडन इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए तो हम स्टेपर्ड कोशिश करते हैं कि कम से कम यूज़ किए जाएँ स्टेपर्ड डायमेंशन के। हम टेपर्ड और कॉनिकल या एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। अल्ट्रासोनिक मशीन्स को हम की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। यूज फॉर मशीनिंग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, अलॉयज़ जो हार्ड भी हों और ब्रिटल भी हों, अलॉयज़, सेमीकंडक्टर, ग्लास, सेरेमिक्स, कार्बाइड्स, इन सब में हम ये यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक्स में भी और कार्बाइड में, ठीक है। और कंपोजिट मटेरियल जो लेयर, जिनकी लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक, उनको भी हम
मशीन करने में यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर मशीनिंग राउंड स्क्वायर इरेगुलर शेप, यानी कि अगर हमें स्क्वायर शेप का होल बनाना है तो वो भी हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की हेल्प से बना सकते हैं। मशीनिंग वायर ड्राइंग पंचिंग एंड स्मॉल ब्लैंकिंग, छोटे छोटे ब्लैंक्स बनाने के लिए, वायर ड्रॉ करने के लिए। और वायर ड्रॉ कैसे होगा, ये इसके बीच में से अगर हम वायर को निकालते जाएंगे, वाइब्रेशन हो रही है तो वो एज ए मतलब हैमरिंग उसके ऊपर कंटिन्यूसली होती रहेगी और उसका डायमेंशन एक साइड से कम होता रहेगा, दूसरी साइड में ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी? लिमिटेशंस है लो मटेरियल रिमूवल रेट है, हाई टूल वियर है, लो डेप्थ ऑफ होल है, होल की डेप्थ कम होगी। तो ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर जेट और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।